निदानात्मक परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं उद्देश्य। आइए हम लोग आज के टॉपिक में समझते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या है। इसे नैदानिक परीक्षण भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है निदान या नैदानिक या निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ। निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय मूल कारण अथवा रोग निर्णय है। जो यह निदान शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल कारण अथवा रोग का निर्णय। यदि अध्यापक अपने विद्यार्थियों में व्याप्त मंदता, पिछड़ेपन या उसके सीखने संबंधी समस्याओं से अवगत होकर उसका निदान करता है अथवा विद्यार्थियों की इन समस्याओं से निपटने के लिए जो शिक्षण करता है, वही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। पहले आप सामान्य भाषा में यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो निदान शब्द है, डायग्नोस, निदान, यह क्या है? तो कोई भी समस्या है तभी आप निदान खोजेंगे। कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के कारणों की खोज करना ही क्या कहलाता है? निदान। जैसे कि अभी यहाँ हम आपको बताएं कि मूल कारण, कोई भी समस्या हो, बिना समस्या के आप निदान चाहेंगे नहीं। कोई भी समस्या हो, उसके मूल कारण कौन कौन से, क्यों यह समस्या आई, इसकी खोज करना ही क्या कहलाता है? डायग्नोसिस। निदानात्मक परीक्षण ज्ञान प्राप्ति में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। निदानात्मक परीक्षण ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जो निदानात्मक परीक्षण है, वह हमारे क्रिया ज्ञान में क्यों बाधाएं आ रही हैं, इसका रीजन अभी हमने आपको बताया कि सबसे मुख्य इसका जो उद्देश्य है वह कारण को जानना। कोई समस्या क्यों है, इसके कारण को जानना ही निदान है। इसके द्वारा विषय वस्तु को प्रत्येक इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमजोरी को जानने का प्रयास किया जाता है। उसके कारणों की खोजबीन की जाती है। अभी हमने आपको बताया कि कारणों की खोजबीन, कोई समस्या क्यों है, किस कारण से है, इसकी खोजबीन की जाती है ताकि उपचारात्मक कदम उठाए जा सके और बालक में शिक्षा की प्रगति की जा सके। जब आपको यही नहीं पता कि उसके कारण क्या है, किन कारणों से यह समस्याएं आ रही हैं, तो आप उसका खोज कैसे करेंगे, निदान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समस्या क्या है, उसके कारणों की खोज करना ही निदान है। जब हम कारणों को खोज लेते हैं तो उसके उपरांत उपचारात्मक शिक्षण करके उस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। आगे देखिए निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा। क्या है निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा? गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। निदान का क्या अर्थ है? जो हमारे अधिगम यानी सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, कमियाँ आ रही हैं, उन्हीं का निर्धारण करना यानी खोजना, उसके कारणों को खोजना ही क्या है? निदान है। आगे देखिए योकम एवं सिम्पसन के अनुसार
निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। जो निदान है वह किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से, अगर कोई कठिनाई है तो उसके कुछ न कुछ तो चिन्ह या लक्षण अवश्य ही होंगे, क्योंकि आपको कोई भी रोग होता है तो उसके लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं, तो उसको उससे ही ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित है और कठिनाई को स्पष्ट करने का सबसे मूलभूत तरीका है। मार्शल के अनुसार, हम ऐसे भी मार्शल लिखते हैं, मार्शल जिन शिक्षण में छात्र की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। परिभाषाएं बहुत सिंपल हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, कठिनाई और उसके चिन्हों लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला है, और यहाँ पर जो विशिष्ट त्रुटियां मतलब कठिनाई, त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। आगे देखिए, नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या उद्देश्य है, क्यों यह परीक्षण बनाए जाते हैं। किसी भी परीक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि वह परीक्षण क्यों बनाए जाते हैं। नैदानिक परीक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हैं। पहला, किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन में छात्र की कठिनाइयों का पता लगाना। मान लीजिए कि कोई विषय ऐसा है जो कठिन है, जो छात्र को नहीं समझ में आ रहा है, उन कठिनाइयों का पता लगाना ही क्या है, इसका मूलभूत उद्देश्य है। ज्ञानार्जन में बाधक तत्वों का पता लगाकर उसमें सुधार के उपाय बताना। मान लीजिए कि हमें ज्ञान के अर्जन में कोई बाधक तत्व है, तो कौन से बाधक तत्व है उसमें पता लगाइए और उसका सुधार कीजिए। शिक्षण विधि में सुधार के लिए सुझाव देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वह चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो इससे क्या होता है कि वह शिक्षक के पढ़ाने की विधि में ही कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। तो उन शिक्षण विधियों का पता लगाइए कि कहाँ त्रुटि है, उसका सुधार कीजिए और यह सुझाव दीजिए। पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में छात्रों की विशिष्टताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाना। बहुत से छात्र विशिष्ट होते हैं, बहुत से सामान्य होते हैं और बहुत से कमजोर छात्र होते हैं। इन सब की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाना। उपलब्ध परीक्षण के पदों के निर्धारण में सहायता करना। मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। हमारा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह और अधिक प्रभावशाली बने, सार्थक बने, इसके लिए भी नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। उपचार, निदान के बाद उपचार किया जाता है। साफल्य परीक्षा मतलब अचीवमेंट टेस्ट जिसको कहते हैं, के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के चयन में सहायता करना। जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के लेवल के विभिन्न प्रकार के अलग अलग के प्रश्न पत्र होते हैं, उनके चयन में सहायता करना। अब आगे देखिए, हेडिंग है निदानात्मक परीक्षाओं की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं निदानात्मक परीक्षाओं में। किसी निदानात्मक परीक्षण या परीक्षा को अध्यापक एवं छात्रों की दृष्टि से उपयोगी होने के लिए उसमें निम्न गुण का होना आवश्यक है। कोई भी अगर चीज उपयोगी है तो वह गुणवान भी होती है। देखिए कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं। ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं। जो यह परीक्षाएं होती है नैदानिक, यह हमारे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती है। आगे देखिए, ये परीक्षाएं प्रमाणीकृत होती हैं, परंतु कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि निदानात्मक परीक्षाओं में प्रमाणीकृत नहीं किया जाता।
प्रमापीकृत मतलब माप करना, प्रमाप करना। ये परीक्षाएं विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। प्रत्येक समस्या का कुछ न कुछ समाधान होता है, तो इस परीक्षा का भी विशिष्ट उद्देश्य है जो इसके अनुरूप होती है। ये परीक्षाएं बालक की योग्यता का मापन नहीं करती, बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ यह है कि यह जो परीक्षाएं हैं, यह बालक कैसा है, पढ़ने में तेज है, कमजोर है, कैसा है, यह इसका मापन नहीं करती, बल्कि बालक को विषय को पढ़ने में, लिखने में, समझने में कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ कमजोरी है, उसका निदान करता है और उस कमजोरी को दूर करता है। इन परीक्षाओं में समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। जो परीक्षाएं होती है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं तथा किसी भी प्रक्रिया के अंशों को पूर्ण विश्लेषण करती हैं। इन परीक्षाओं का आधार ऐसे तथ्य या मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। इनको प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जो यह परीक्षाएं, नैदानिक परीक्षाएं होती हैं, इसमें विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त कर रहा है कोई महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि वह कितना सुधार कर रहा है यह देखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें तो केवल यह देखा जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर की कठिनाई वाले प्रश्नों को हल कर लेता है। मतलब विद्यार्थी अधिक से अधिक कठिन प्रश्नों को हल कर ले रहा है या केवल सामान्य प्रकार के प्रश्न हल कर रहा है। मतलब कठिनता के स्तर की जांच की जाती है। ये परीक्षाएं सीखने वालों की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं कि सीखने वाला व्यक्ति तीव्र गति से सीख रहा है, मंद गति से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, यह सब स्पष्ट कर देती हैं। ये परीक्षाएं बालकों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण करती हैं। यहाँ पर तो यह सब विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो नैदानिक परीक्षण में होते हैं? आगे देखिए, नैदानिक निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र या नैदानिक परीक्षण के क्षेत्र। डायग्नोस्टिक स्कोप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक शिक्षण के विषय में अध्ययनोपरांत यह पता चलता है कि निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग सामान्यतः आधारभूत विषयों तक ही सीमित है, जैसे अंकगणित, लेखन, उच्चारण, वाचन आदि। निदानात्मक शिक्षण के इन आधारभूत विषयों तक ही सीमित होने का कारण योकस एवं सिम्पसन ने इस प्रकार बताया है कि इन विषयों के शिक्षण में अधिगम के विशिष्ट रूपों की आवश्यकता पड़ती है। यह जो विषय अंकगणित, लेखन, उच्चारण, वाचन, इन विषयों के लेखन में या शिक्षण में अधिगम की विशिष्ट रूप से आवश्यकता पड़ती है, इनकी सूक्ष्मता से परीक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह परीक्षण आधारभूत विषय अन्य विषयों के ज्ञान प्राप्ति में प्रगति के मूल आधार हैं। योकस एवं सिम्पसन ने आगे कहा है, यह विश्वास किया जाता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में निदान करने की विधियों में इतना विस्तार हो जाएगा कि उसके अंतर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम के अधिक विषय समाहित हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि केवल 3-4 ही क्षेत्र हैं, तो योकस एवं सिम्पसन महोदय ने बताया कि आगे नैदानिक क्षेत्र का इतना विकास हो जाएगा कि यह हर एक क्षेत्र में इसकी जरूरत महसूस की जाएगी। नैदानिक परीक्षण की उपयोगिता एवं महत्व। शैक्षिक क्रियाकलापों में नैदानिक परीक्षण की उपयोगिता एवं महत्व इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। आखिर क्यों हम नैदानिक परीक्षण का उपयोग करें, क्या है इसके महत्व, आइए समझते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम में आने वाली समस्याओं, बाधाओं
को ज्ञात करना और उनके निराकरण के लिए उपचारात्मक सुझाव देना। जो भी विद्यार्थी को पढ़ने लिखने समझने में समस्याएं आ रही हैं, उनका समस्याओं और बाधाओं को ज्ञात करिए कि क्यों आ रही हैं और उसका उपचारात्मक शिक्षण द्वारा सुझाव प्रदान कीजिए। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट विषय के अधिगम में पिछड़े बालकों को चिन्हित करना और उनका उपचारात्मक सुझाव देना। मान लीजिए कि ऐसे भी कई एरिया है जहाँ बालक पिछड़ गए हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस एरिया को डेवलपमेंट करना। भाषा तथा अन्य विषयों में जातिगत विशिष्टताएं एवं कमियां खोजना और उनका उपचारात्मक सुझाव देना। जो भाषा तथा अन्य विषय हैं उन सब में कहाँ जातिगत संबंधित वाक्य लिखे गए हैं, कहाँ कमियां हैं, उनको सुधार करना। शिक्षण प्रक्रिया के सुधार के आधारों को ज्ञात करना। शिक्षण प्रक्रिया में कैसे सुधार होगी, इसके आधारों को ज्ञात करना। अध्ययन प्रक्रिया में विद्यमान अवरोधों को ज्ञात करना। हमारे अध्ययन में कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं, इसको भी ज्ञात करना एवं उनके अनुसार वांछित बदलाव लाना। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नवीन सुझाव प्रदान करना। हमारा पाठ्यक्रम अत्यधिक उपयोगी हो, इसके लिए नवीन सुझाव प्रदान करना। पाठ्य पुस्तकों को अत्यधिक उपयोगी एवं लाभप्रद बनाने के लिए नवीन सुझाव प्रदान करना। पाठ्यक्रम बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, लाभदायक हो, इसलिए नवीन यानी नए नए सुझाव देना। विद्यार्थियों की समस्याओं एवं अवरोधों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक दिशा निर्देश प्रदान करना। मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों में बदलाव करना। मान लीजिए कि एक ही आप मूल्यांकन पद्धति से बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि निदान की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस। किसी समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का होना आवश्यक है। निदान की प्रक्रिया पदों के माध्यम से पूर्ण होती है। यह जो निदान की प्रक्रिया है, यह विभिन्न पदों के माध्यम से पूर्ण होती है। पहला है नैदानिक विद्यार्थियों का चयन। निदान प्रक्रिया का यह प्रथम पद है, यानी पहले हम विद्यार्थियों का चयन करेंगे। इसके अंतर्गत उन विद्यार्थियों का चयन किया जाता है जो कई विषयों में जो एक अथवा कई विषयों में पिछड़े या कमजोर होते हैं। सर्वप्रथम निदान की प्रक्रिया में जो विद्यार्थी हैं, नैदानिक विद्यार्थियों का चयन मतलब जो भी विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ गए हैं अथवा उनको कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना जिन्हें विद्यालय में सामंजस्य बैठाने में समस्या की अनुभूति होती है और वे असामान्य व्यवहार करते हैं। इस तरह के विद्यार्थियों का चयन विद्यालय में आयोजित परीक्षाओं द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षणों द्वारा या अध्यापक के अनुभव द्वारा या साक्षात्कार और अवलोकन द्वारा किया जाता है। हम विद्यार्थियों का चयन किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन या तो परीक्षा के माध्यम से हो सकता है, जो फेल बालक है उनको, या बुद्धि परीक्षा के माध्यम से हो सकता है, या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से, या जो पुराने अध्यापक हैं उनके अनुभवों के द्वारा, या फिर साक्षात्कार विधि द्वारा, या हम खुद जाकर अवलोकन कर लें तब हमें पता चल सकता है। आगे देखिए, दूसरा है विद्यार्थी के कठिनाई स्थलों का चयन। हमने बालक को चयन कर लिया, इसके बाद हम लोग कठिनाई क्या आ रही है, कौन से बालक में कौन सी कठिनाई है, इसका निदान करेंगे या इसके कारणों की खोज करेंगे। निदानात्मक प्रक्रिया का यह द्वितीय पद है।
इसके अंतर्गत साक्षात्कार, अवलोकन अथवा बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से परीक्षार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की पहचान की जाती है। अध्यापकों के अनुभव एवं उनके द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक परीक्षण, अवलोकन और साक्षात्कार इस कार्य के लिए ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अभी हमने आपको बताया कि हम पहले विद्यार्थी को चयन करेंगे कि किसको किसको समस्या हो रही है, इसके बाद कौन से विद्यार्थी को क्या समस्या है यह चयन करेंगे। तो देखिए कौन से विद्यार्थी को क्या समस्या है इसको जानने के लिए हम लोग परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की पहचान करते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार, अवलोकन, बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से भी किया जाता है। नेक्स्ट है कठिनाई के कारणों का विश्लेषण। पहले हमने बालक को खोजा, इसके बाद उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, समस्याओं को खोजा, इसके बाद इन समस्याओं का निदान कैसे हो, कारणों का विश्लेषण कैसे हो, उसको देखिए। निदान प्रक्रिया का यह तृतीय पद है। इसके अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को कठिनाइयों के कारणों का पता लगाता है। अध्यापक स्व अनुभव विद्यार्थियों से बातचीत के माध्यम से अध्यापक साथियों एवं अभिभावकों से के द्वारा चर्चा कर इनको पहचानने का प्रयास किया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अध्यापक हैं स्वयं अनुभव के द्वारा या विद्यार्थियों से बातचीत करके, स्वयं के अनुभव द्वारा या विद्यार्थियों से बातचीत करके एवं अभिभावकों से चर्चा विचार विमर्श करके ऐसे बालकों की पहचान की जाती है और इन कारणों के आधार पर विद्यार्थी को के शारीरिक दोष, मानसिक दोष और संवेगात्मक अस्थिरता, अरुचि, गलत आदतें, पारिवारिक एवं विद्यालयी वातावरणीय आदि जितने भी कारक होते हैं इन सब का पता लगा करके इसका निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट है जब हम लोग निदान का विश्लेषण कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बाद हम लोग उपचारात्मक प्रक्रिया यानी उपचार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक प्रक्रिया। निदान प्रक्रिया का यह चतुर्थ पद है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कमजोरी, पिछड़ेपन अथवा कठिनाई का निदान होने के उपरांत उन्हें दूर करने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी का चयन करते हैं, इसके बाद मतलब पिछड़े विद्यार्थी का चयन करते हैं, इसके बाद हम लोग उन विद्यार्थियों में कौन कौन सी समस्याएं हैं, समस्याओं का चयन करते हैं, इसके बाद उन समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष सामने आता है और निष्कर्ष में यह मत सर्वाधिक दिए गए थे दो जो इसको दूर करने के लिए उचित है। तो इसे दूर करने के लिए उचित एवं कारगर योजना निर्मित की जाती है जिसमें कठिनाइयों के कारणों और उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन किया रहता है। यह जो उपचारात्मक प्रक्रिया है इसमें जितने भी विद्यार्थी की कमजोरी है, पिछड़ापन है, कठिनाई का निदान होने के उपरांत उन्हें जो कार्य दिया जाता है इन सब के लिए इन बालकों को उपचारात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें यह भी वर्णित होता है कि कठिनाई का निराकरण व्यक्तिगत रूप से किया जाना है अथवा सामूहिक रूप से। इन सभी के अलावा यह भी निर्धारित किया जाता है कि जो विद्यार्थी उसको परीक्षण किस माध्यम से दिया जाएगा, वह एक व्यक्ति पर दिया जाएगा या पूरे ग्रुप यानी समूह पर। एक व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण व्यक्तिगत और समूह पर किया जाने वाला परीक्षण सामूहिक कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रोकथाम के उपाय। जब हमने समस्या की खोज कर ली, विद्यार्थियों का चयन कर लिया,
उसके कारकों का पहचान कर लिया, कारकों का विश्लेषण कर लिया, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण भी हम लोगों ने दे दिया। अब उसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, प्रिवेंटेटिव। देखिए, निदानात्मक प्रक्रिया का यह पंचम और अंतिम पद है। इसके अंतर्गत कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करके भावी दिनों में इनके द्वारा गलतियां न्यूनतम हो, इसकी योजना बनाकर प्रयास किए जाते हैं। मतलब जो भावी यानी कि आने वाले समय में अब यह गलती दोबारा न दोहराएं, इसके लिए योजना बनाकर प्रयास किए जाते हैं। विद्यालय के वातावरण एवं घरेलू वातावरण में सुधारात्मक परिवर्तन, पाठ्यक्रम में संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि कुछ उपाय हो सकते हैं, जिनके प्रयोग से भावी गलतियों को अल्प किया जा सकता है। यह जो रोकथाम के उपाय हैं, इससे तात्पर्य यह है कि बालक या व्यक्ति अपने भावी जीवन में दोबारा ऐसी गलती न करे, इसके लिए उसमें सुधारात्मक परिवर्तन, पाठ्यक्रम में संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा गुड के अनुसार, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार, मर्सेल के अनुसार, उद्देश्य, विशेषताएं, क्षेत्र, उपयोगिता एवं महत्व, निदान की प्रक्रिया। निदान की प्रक्रिया में 5 चरण है। नैदानिक विद्यार्थियों का चयन, विद्यार्थियों में कठिनाई स्थलों का चयन, कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, उपचारात्मक प्रक्रिया और नेक्स्ट रोकथाम के उपाय। यहाँ पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है, नैदानिक परीक्षण। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।